कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के ज्ञान सुधा चैनल पर मैं डॉक्टर दिलीप कुमार राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान में, चूंकि ये व्याख्यान जो है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है और इस लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रकाश संश्लेषण पे उससे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम कॉलेज व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो उसमें भी डीपली क्वेश्चन आते हैं। तो हम उसी लेवल पे जाते हुए इस पूरे फोटोसिंथेसिस को कई टुकड़ों में, इस पार्ट को हमने डिवाइड किया है। तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करता है। और उसमें लाइट रिएक्शन में भी हमने इसके दो पार्ट किए हैं और पहले पार्ट पे हम चर्चा करेंगे कि इस रिएक्शन के बारे में, इसकी डेफिनेशन, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स भाग लेते हैं, ठीक है, एनर्जी का कन्वर्जन किस प्रकार से होता है, उस सब पे हम चर्चा करने के लिए आज हम इस पे चलते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर यह भी जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में होता क्या है। तो जो क्वेश्चन जहां से पुटअप होते हैं हम उसी बात पे ज़्यादा इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो जनरली यदि हम डिफाइन करें कि प्लांट्स यूज सनलाइट, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को सामान्य तौर पर यदि पूछा जाए तो सभी यही कहते हैं कि हरे पौधों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरित प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के भोजन का निर्माण करते हैं। ये एक सामान्य सी परिभाषा हो गई। लेकिन यदि हम विज्ञान के स्टूडेंट हैं और हम इसको डीपली यदि समझना चाहें कि हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट किस फॉर्म में ये काम करते हैं, तो इसमें सनलाइट जो है, जिसका अल्टीमेट सोर्स जो है वो सन है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका कंपोनेंट है, वाटर इसका कंपोनेंट है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो इसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होती है। तो क्वेश्चन जो पूछते हैं, कई बार आते हैं इसमें कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जैसे पूछ लिया कि हरे पादपों द्वारा श्वसन में कौन सी गैस उत्पादित प्रोड्यूस होती है, हरे पादपों द्वारा श्वसन क्रिया में कौन सी गैस जो है प्रोड्यूस होती है। तो जनरली हम उसको क्या है कि फिर हरे पादप वर्ड सुनते ही हमारा दिमाग जो है वो केवल फोटोसिंथेसिस पे आकर के अटक जाता है। लेकिन क्वेश्चन में श्वसन पूछा गया है, रेस्पिरेशन पूछा गया है। तो श्वसन चाहे प्लांट्स में हो, चाहे किसी भी एनिमल्स में हो, वो यदि ऑक्सीजन इसमें ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन के द्वारा वो निकालने का काम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होती है। तो हमें क्वेश्चन को भी समझना होता है, साथ ही साथ इसकी रिएक्शन को शॉर्ट में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों मिलकर के लाइट एनर्जी जो होती है और ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और केमिकल एनर्जी इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करती है किसमें, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और बाई प्रोडक्ट में वाटर के मोलिक्यूल भी निकलते हैं और ऑक्सीजन के भी निकलते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को यदि हम देखें ओवरऑल कि आगे कैसे इसको डिफाइन करें एक रिएक्शन के फॉर्म में, इसको फास्ट चलते हैं कि लाइट रिएक्शन सन से, ये लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है जिसमें वाटर एज ए ऑक्सीडेंट काम कर रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, और किसमें कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप जो है कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी कौन सी है, वो एटीपी और एनएडीपीएस फॉर्म में। ध्यान रहे, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, केमिकल एनर्जी का फॉर्म पूछा जाता है किस फॉर्म में, नोट एनएडीपी, इसमें नोट एनएडीएच, यहाँ है एनएडीपीएच। एनर्जी मॉलिक्यूल कौन सा है, एनएडीपीएच, और उसके साथ में एटीपी निकल रहा है। तो कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ओनली एनएडीपीएच, ओनली एनएडीपी, एटीपी और एटीपी एंड एनएडीपीएच, एटीपी एंड एनएडीएच। तो हमें एनर्जी मॉलिक्यूल का भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो केमिकल एनर्जी के रूप में एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होते हैं, कन्वर्जन होता है लाइट का। आगे देखेंगे कहाँ
अब यही एनर्जी जो है ये इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का दूसरा पार्ट है। इस दूसरे पार्ट को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, और जिसमें केल्विन साइकिल चलता है, और ये इसको कन्वर्ट करता है जाकर के किसमें, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है, तो इसी एनर्जी के बिहाफ पे होती है, और ये एनर्जी इसको कन्वर्ट करके यहाँ पर ये CH2O, ये एक फॉर्मूला है जिसको कार्बोहाइड्रेट का बेसिक, तो इसमें कन्वर्जन इसका होता है। तो पहली जो रिएक्शन है जिसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कह रहे हैं, ये रिएक्शन चूंकि लाइट की प्रेजेंस में होती है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है ये लाइट रिएक्शन, इसलिए इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहा जा रहा है। कहाँ हो रही है, लोकेशन थाइलेकोइड के अंदर, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में हो रही है, लोकेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए थाइलेकोइड रिएक्शन हम कह रहे हैं। और लाइट की प्रेजेंस में होते ही लाइट रिएक्शन कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो डार्क रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो कोई डार्क में नहीं होती है ये, इसके लिए भी लाइट उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना लाइट रिएक्शन में होती है, क्योंकि यदि डार्क में होती तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। आगे जब हम RUBP एंजाइम जो है, जो सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो एंजाइम है, जिसको हम राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहते हैं, रुबिस्को या RUBP एंजाइम, और ये एंजाइम जो कि स्ट्रोमा में होता है थाइलेकोइड की, इसलिए इसको स्ट्रोमा रिएक्शन कहते हैं, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। तो चूंकि इसको डार्क रिएक्शन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि एक तो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इसको ऑपोजिट नाम दे दिया गया डार्क रिएक्शन, डार्क में नहीं होती है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अब इस लाइट रिएक्शन जो है, इसके जो मेन स्टेप जो है हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही पार्ट है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, जल का ऑक्सीकरण। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक रिडोक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन, रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और जिसमें अपचयन भी होता है। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीकरण हो रहा है जल का, और अपचयन हो रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए इसको रिडोक्स रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो पहला स्टेप जो है लाइट रिएक्शन है, उसमें वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, और सेकेंड स्टेप जो है वो है रिडक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। तो ये दो जो है रिएक्शन इसकी जो हम बात कर रहे हैं, जो डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब इस जो डायग्राम है इसकी सहायता से हम देखेंगे कि वास्तव में जो जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसे होता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीडेशन ये हमने देख लिया, लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पहला स्टेप। और ये कहाँ हो रही है, थाइलेकोइड मेंबर की इनर साइड में, जहां पर ल्यूमन होती है अंदर बीच का स्पेस। थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। और यहाँ पर एक ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं OEC के बारे में। OEC ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये फोटो सिस्टम सेकेंड पे, यहाँ पे ये देखिए आप, फोटो सिस्टम सेकेंड पे ये मेम्ब्रेन जो है ये है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, जिसके हम यहाँ बात कर रहे थे, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है ये। और थाइलेकोइड सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन होता है, ये ऑर्गेनेल होता है, इसको ऑर्गेनेल नहीं कहते। थाइलेकोइड एक स्ट्रक्चर है जो ग्रेनम का पार्ट है, इससे मिलकर के ग्रेनम बनती है। तो थाइलेकोइड की एक मेम्ब्रेन, एकक झिल्ली युक्त जो है स्ट्रक्चर, जिसके बाहर की तरफ यहाँ जो है ये है स्ट्रोमा, बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ जो है बाउंडेड ये है इसकी ल्यूमन, थाइलेकोइड की। सॉरी। तो थाइलेकोइड की ल्यूमन, तो मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ यहां से जब लाइट आती है तो वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं, और ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन यहां से निकलती है वाटर से। आगे हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे हुई है, जल से होती है, इसके बारे में भी किसने बताया, इसका भी हमें कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूबेन एंड कामेन। हिल रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलती जरूर है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से है या जल से। तो रूबेन एंड कामेन ने इसको कंफर्म किया था। तो ऑक्सीजन निकल रही है, प्रोटॉन भी निकल रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो स्टोर होते हैं वो एक इस यहाँ स्ट्रक्चर है उसमें निकलते हैं, को मैं यहाँ पे अगेन हाईलाइट करता हूँ। ये स्ट्रक्चर जिसे
ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये यहाँ पर ऑक्सीजन इवोल्व होती है। तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में चूंकि वाटर के 2 मॉलिक्यूल टूटते हैं तो 4 प्रोटॉन निकलते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन को मैनेज करने के लिए यहाँ पर मैंगनीज के, ये क्वेश्चन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, Mn+ इसके 4 एटम्स होते हैं। तो ये मैंगनीज जो है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोराइड होते हैं। तो मैंगनीज पे क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीजन इवोल्विंग पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको ये इलेक्ट्रॉन जो है 4 इसको मेंटेन करते हैं और ये आगे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ मूव करता रहता है। ये बहुत ही सेकंड के कई भागों में ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर पहली जो रिएक्शन है इसकी ऑक्सीडेशन की, और ये रिएक्शन फोटो सिस्टम सेकंड पे होती है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें हमें एक एक स्टेप का ध्यान रखना है। थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन पर ल्यूमन की साइड में वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं। फोटोसिस्टम सेकंड पे वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, वहां पर ऑक्सीजन इवोल्व होती है तो फोटोसिस्टम सेकंड पे होती है। ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है तो फोटोसिस्टम सेकंड पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स की जो बात की जा रही है, इस कॉम्प्लेक्स में मैंगनीज के 4 मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें सॉरी एटम होते हैं। अब इस पूरे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के साथ साथ ल्यूमन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है वो किसकी होती है? वो होती है प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन जो है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं तो प्रोटॉन भी निकल रहे हैं। तो ये प्रोटॉन धीरे धीरे इस ल्यूमन के अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो इसका पीएच पर प्रभाव क्या होता है? पीएच डाउन होती जाती है, घटती जाती है। तो ल्यूमन के अंदर पीएच का डाउन होना, इसका मतलब स्ट्रोमा में पीएच का इंक्रीज होना। जब इधर डाउन होगी तो ऑब्वियसली बाहर की तरफ क्या होगा? पीएच बढ़ जाएगी, अल्केलाइन हो जाएगी। और ये जो पीएच बढ़ती है, यही पीएच कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने वाले एंजाइम राइबोलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज को एक्टिव करने में काम आता है। क्योंकि पीएच के बढ़ते ही वहां पर मैंगनीज जो है, मैग्नीशियम आयन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है, देन मैग्नीशियम आयन जो है वो अटैच होता है। ये आगे हम देखेंगे इस एंजाइम की जब चर्चा करेंगे तो उसका ड्यूल नेचर होता है और कैसे वो एक्टिवेट होता है। तो यहाँ लाइट का इनडायरेक्ट रोल होता है इस रुबिस्को एंजाइम को एक्टिवेट करने में। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन डार्क रिएक्शन अर्थात अंधेरे में होता है, बिल्कुल नहीं, बिना लाइट के वो नहीं हो सकता। तो अब इस रिएक्शन को, जिसको हम रिडक्शन या डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन में तो है जल का अणुओं का टूटना। 12 वाटर के मॉलिक्यूल है, टूटेंगे तो ऑक्सीडेशन से 6 वाटर के 6 ऑक्सीजन के और 6 वाटर के निकल गए। ठीक है, तो ये जो है लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी चर्चा जो है पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर के यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनाती है, जिसे हम रिडक्शन रिएक्शन या डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब इस लाइट रिएक्शन के अलग अलग पार्ट देखते हैं हम। सबसे पहले हिल रिएक्शन की चर्चा करेंगे। रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है? एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट किसे कहते हैं? फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड पर चर्चा करेंगे, इसको कैसे पहचाना गया। जो एसिमिलेटरी पावर है, जो एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी और NADPH, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है ये कैसे जनरेट होते हैं केमिकल एनर्जी के रूप में। और फोटोफॉस्फोराइलेशन और उसके कितने प्रकार होते हैं। बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन पे, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है लाइट रिएक्शन पे। तो आर्नन और उसके सहयोगी ने 1958 में इस पे एक्सपेरिमेंट किया। एक आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को इन विट्रो कंडीशन में इसमें वाटर का ऑक्सीडेशन को इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड टोटली एब्सेंट थी। तो कहने का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस की 2 रिएक्शन है, लाइट और डार्क। लाइट रिएक्शन को इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था इन विट्रो कंडीशन। तो वहां पे इन्होंने ये बताया था कि लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्योंकि इन विट्रो कंडीशन में इन्होंने वही सेम कंडीशन जो है, वही पीएच जो है वो आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट में वो में रख करके और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कराया था इस केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और वहां पर ये ऑक्सीजन जो है वो भी प्रोड्यूस हुई। लेकिन ये कंफर्म नहीं था, क्योंकि यहाँ पर केवल
लाइट रिएक्शन के पार्ट को ही डेमोन्स्ट्रेट किया गया था जिसमें वाटर इन्वॉल्व था। तो ये तो था कि वाटर से ऑक्सीजन निकल रही है, लेकिन ये तय नहीं था कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी हो सकता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाए। उसको जो है डेमोन्स्ट्रेट किया था रूबेन एंड कामेन ने। अब हम बात कर रहे हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट या एनहांसमेंट इफेक्ट का। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने देखा था पिगमेंट्स वाले में कि फोटोसिंथेसिस में सबसे जो इफेक्टिव लाइट जो है, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में एक्शन स्पेक्ट्रा जो है उसमें हाईएस्ट पीक आता है वो ब्लू एंड रेड लाइट का आता है। तो रेड एरिया जो है उससे अबो की यदि वेवलेंथ जो है वो जाने पर टोटल जो क्वांटम जो प्रोडक्ट है वो डाउन हो जाता है। तो वहां पर क्वांटम रेट का डाउन होना वो इफेक्ट जो होता है वो कौन सी रेंज से वेवलेंथ से बाहर होता है। तो रेड ड्रॉप इफेक्ट में क्या होता है कि 680 नैनोमीटर से ऊपर की तरंग दैर्ध्य जो है 680 नैनोमीटर से ऊपर की तरंग दैर्ध्य जो आगे जाकर के रेड रीजन से ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की दर जो है उसका अचानक से घट जाना, ये ड्रॉप हो जाना, ये रेड ड्रॉप इफेक्ट है। तो सीधी सी एक लाइन में 680 नैनोमीटर से अबो की तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश संश्लेषण की दर का अचानक से गिर जाना उसको रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि यह रेंज जो है वेवलेंथ की ये रेड रीजन में है, इसलिए इसको रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट की। इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सॉरी, एमर्सन एनहांसमेंट यानी कि बढ़ोतरी। इस ग्राफ को यदि हम देखें तो एक तरफ वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की दर, और एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है। एक वेवलेंथ 680 या रेड रीजन में है, दूसरा 700 जो है वो नैनोमीटर वेवलेंथ है, फार रेड एरिया में है, और तीसरा जो है जिसमें रेड और फार रेड की दोनों वेवलेंथ। यदि रेड ओनली 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को यदि दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो हमें यहां तक प्राप्त हो रही है। ये जो इसका कॉलम शो कर रहा है ये इसकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। केवल 700 नैनोमीटर को देने पर डाउन हो जाती है, सडनली डाउन हो, यही रेड ड्रॉप इफेक्ट है क्योंकि 680 से अबो का दिया है वेवलेंथ। लेकिन यदि दोनों वेवलेंथ को साथ साथ दिया जाए एक साथ तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो हाईएस्ट प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये हाईएस्ट इन दोनों का टोटल कर ले, अलग अलग का इन दोनों को टोटल कर लो तो भी उससे ज्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों का टोटल करते हैं तो यहां तक आ रही है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा शो कर रही है। तो एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट ये कहता है कि यदि दो अलग अलग वेवलेंथ को देने पर प्रकाश संश्लेषण की दर जो प्राप्त होती है, दोनों के योग से जो प्राप्त होती है, यदि साथ साथ देने पर उसके योग से कम ही प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल आप यूं समझ सकते हैं कि 680 नैनोमीटर की आपने वेवलेंथ दी तो आपको फोटोसिंथेसिस टोटल प्रोडक्ट मिला ए। यदि 700 की दी तो उसे मिला बी। ठीक है, और ए प्लस बी यदि हम करते हैं तो बी और ए, तो यहां पर टोटल प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो हमें यहां तक मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एनहांसमेंट इफेक्ट में कि यदि इन दोनों वेवलेंथ को ए और बी को साथ साथ दिया जाए तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो ए प्लस बी, ए इधर लिखता हूं इसमें, टोटल प्रोडक्ट जो है वो ए प्लस बी से, क्योंकि साथ साथ दे रहे हैं तो उससे हमेशा ज्यादा होगा। यदि हम इसको एक साथ सी माने, पूरे को इसको सी मानते हैं तो सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल ऑफ ए प्लस बी। तो ये जो बढ़ोतरी है, ये जो पर्पल कलर में जो बढ़ोतरी है, यही एनहांसमेंट इफेक्ट।
तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता। इसी के बेसिस पे दो फोटो सिस्टम जो है वो दोनों फोटो सिस्टम एस्टैब्लिश किए गए, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ये माना गया कि जो दोनों साथ देते हैं इसका मतलब दोनों सिस्टम दो सिस्टम काम करते हैं। ठीक है, तो बी पे देते हैं केवल बी रहता है, इसका मतलब यहाँ पर फोटो सिस्टम केवल फर्स्ट ही काम करता है, और यह साथ साथ देते हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों काम करते हैं। अब यदि इसको ये हमने इसको डिफाइन कर लिया, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, दोनों में डिफरेंस जो है वो हम देख लेते हैं। रेड ड्रॉप इफेक्ट में कह रहे हैं कि जो क्वांटम यील्ड है वो फार रेड रीजन पे जाते ही ये अचानक से डाउन हो जाती है, तो इसलिए रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। और एनहांसमेंट इफेक्ट कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो बढ़ जाती है कि जब हम रेड और फार रेड जो लाइट जो होती है उनको साथ साथ देते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सीधा सा फर्क जो है बेसिक इसकी डेफिनेशन में ही दिखाई पड़ता है। और रेड ड्रॉप इफेक्ट ये इंडिकेट करता है, रेड ड्रॉप इफेक्ट ये इंडिकेट करता है कि फार रेड लाइट जो 680 नैनोमीटर से अबो है वो अकेले देते हैं तो वो इनएफिशिएंट होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए एफिशिएंट नहीं होती है। और एनहांसमेंट इफेक्ट ये शो करता है कि दो जो है लाइट जब दोनों साथ साथ दी जाती है वेवलेंथ, तो यहाँ पर फोटोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो दो फोटोकेमिकल कॉम्प्लेक्स या फोटो सिस्टम जिसे हम कहते हैं फर्स्ट और सेकंड जो है वो होते हैं, दोनों काम करते हैं एक साथ, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं, और यहाँ पर ये ईटीसी के द्वारा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो हम रेड ड्रॉप और एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्हीं एक्सपेरिमेंट, इन्हीं दोनों रेड ड्रॉप और एनहांसमेंट इफेक्ट के आधार पर दो पिगमेंट सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश हुए। एक जो है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पिगमेंट सिस्टम जो होता है, क्वेश्चन आते हैं इसमें, उसका रिएक्शन सेंटर जो है वो है P700, और इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 200 के आसपास होते हैं, 15 कैरोटेनॉइड्स। ये फोटोसिस्टम फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। और रिएक्शन सेंटर जो होता है वो 2 से 6 जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर यदि हम ध्यान दें कि एक साइटोक्रोम F होता है इस पीएच फर्स्ट में, एक प्लास्टोसाइनिन होता है, आगे हम देखेंगे प्लास्टोसाइनिन एक मोबाइल जो है वो प्रोटीन है। ठीक है, और दो जो है साइटोक्रोम B पाए जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग FRS सब्सटेंस भी इसमें उपस्थित होता है। ये जो है जो करेक्टर हैं फोटो सिस्टम के, ये हमें ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि जब ऑप्शन आते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि इनमें से कौन सा फोटो सिस्टम फर्स्ट का भाग नहीं है। तो उस समय हमें ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट की जो कंपोजिशन कंपोनेंट्स होते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट के वो क्या क्या होते हैं। एक साइटोक्रोम F है, 1 प्लास्टोसाइनिन है, 2 साइटोक्रोम B है, FRS है, इसमें क्लोरोफिल A पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, ध्यान रहे कौन से आयन होते हैं। तो ये जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट का कंपोजिशन है। और फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो ये कंट्रोल करता है कि NADPH से इसमें NADPH का प्रोडक्शन होता है, इसमें NADP होगा, उसको यहाँ H नहीं है, ये P। तो NADP से NADPH2 ये इसमें बनता है। अब बात फोटो सिस्टम सेकंड की करते हैं, तो इसमें भी 200 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है, कैरोटेनॉइड्स है, साथ ही इसका रिएक्शन सेंटर जो है P680 होता है, P680। और फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो किनोन है। और इसमें मैं आपको एक थोड़ा क्लियर कर दूं, इसमें किनोन एक प्रोटीन है, किनोन ए और किनोन बी होते हैं। और यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है फोटोसिस्टम फर्स्ट सेकंड का वो होता है फियोफाइटिन। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन फियोफाइटिन इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड, फियोफाइटिन। और इसकी स्ट्रक्चर यदि आप देखेंगे तो जो क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होता है, यदि उसमें से मैग्नीशियम निकाल दिया जाए देन वो जो है फियोफाइटिन कहलाता है। पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटोसिस्टम सेकंड का कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये हमको ध्यान रखना है।
साथ ही प्लास्टोसाइनिन है, प्लास्टोक्विनोन मोबाइल प्रोटीन है, प्लास्टोक्विनोन भी मोबाइल प्रोटीन है, प्लास्टोसाइनिन भी मोबाइल प्रोटीन है। ध्यान रहे, फोटो सिस्टम सेकंड जो है उससे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो प्लास्टोक्विनोन करता है, जो कि आगे जाके प्लास्टोक्विनोल में चेंज हो जाता है। आगे इसको देखेंगे अगले लेक्चर में। और यहाँ पर ये देखिए 4 मैंगनीज जिसकी हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ 2 साइटोक्रोम बी और 1 साइटोक्रोम B6 जो है, और क्लोराइड जो इसको मैनेज करने का काम करते हैं, बैलेंस करने का काम मैंगनीज को। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड जो है इसकी हमने बात कर ली। और अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि इस लाइट रिएक्शन में हम कि 2 मेन प्रोसेसेस है जिसमें लाइट को कैप्चर करना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हम बात कर चुके। तो अब इस पूरी लाइट रिएक्शन में यदि हम फोटो सिस्टम सेकंड की बात कर रहे हैं जिसका रिएक्शन सेंटर जो है वो P680 है। ओवरऑल यदि इसको देखें कि जो इलेक्ट्रॉन वाटर के ऑक्सीडेशन से निकलते हैं, यहां पर देखिए आप 2 वाटर के मोलिक्यूल टूटे तो 4 प्रोटॉन देन 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन सेंटर की तरफ मूव किए, देन ऑक्सीजन इवॉल्व हुई। तो यहाँ पर जो ही इलेक्ट्रॉन आएगा देन CO5 ये रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड स्टेज में आएगा, तुरंत ही एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफर कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होकर P700 तक जाएंगे। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, देन वहां से ये उपलब्धता के आधार पर कि वो प्रोडक्शन से यदि NADP प्लस अवेलेबल है देन एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, अन्यथा जो है वो वापस रिसाइकिल कर देता है। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड जो भी है इसमें वो इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों स्टैब्लिश हुए। और अब हम बात कर रहे हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी आगे पे लेंगे, जैसे द एनर्जी कंटेन इन ए फोटोन इज कॉल्ड फोटोन, द पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसे हम कह रहे हैं, क्योंकि लाइट के हम कहते हैं कि लाइट जो है वो एक वेवलेंथ के रूप में भी है, लाइट एक पार्टिकल रूप में भी है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो एनर्जी जो है किस फॉर्म में रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन पोटेंशियल भी है, क्वांटम भी है, हीट भी है, और लक्स यूनिट भी है। तो यहाँ पर आंसर इसका जो आएगा वो क्वांटम आएगा, क्वांटम इसका राइट आंसर है, ठीक है। फोटोन, हीट और पोटेंशियल, हीट और लक्स यूनिट जो है वो इसका आंसर नहीं है। क्वांटम फॉर्म में जो है वो, क्योंकि हम क्वांटम फील्ड की बात करते हैं, जब हम अभी पिछले बीच में बात की थी एमर्सन एनहांसमेंट में क्वांटम फील्ड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, जैसे ये पूछा गया कि इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट रिएक्शन की बात कर रहा है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू, किसमें कन्वर्ट होती है एनर्जी, ये बात कर ही रहे थे हम कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब वो केमिकल एनर्जी कौन सी है, एटीपी या एनएडीएच, एटीपी या एनएडीपीएच, या ओनली एटीपी, या हीट एनर्जी। अभी हमने ध्यान से देखा था एटीपी के साथ एनएडीपीएच, ये दोनों जो है केमिकल एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस होते हैं। और इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि जब जो इलेक्ट्रॉन निकला है फोटोसिस्टम सेकंड से होता हुआ और इस कॉम्प्लेक्स से होता हुआ प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम फर्स्ट में, और फर्स्ट से होता हुआ वो फेरोडक्सिन से, और फेरोडक्सिन से होता हुआ जब यहाँ पर NADP अवेलेबल है तो ये इसको NADPH में कन्वर्ट करता है, पहला। दूसरा, ये जो प्रोटॉन अंदर ल्यूमन में जो जो धीरे एकत्रित होते जाते हैं तो यहाँ की पीएच जो है डाउन हो जाती है, और ये एटीपेज एंजाइम के माध्यम से एटीपी सिंथेज जिसे हम कहते हैं, एटीपी सिंथेटेज या CF1 CF0 पार्टिकल के नाम से जिसे हम जानते हैं, यहाँ से ये प्रोटॉन निकल करके और इस एडीपी को रिड्यूस करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल में। तो एटीपी और NADPH दोनों बनते हैं, है ना। तो एटीपी और NADPH जो है ये दोनों बनते हैं, और ये तभी बनेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस रिसाइकिल नहीं होगा। ध्यान रहे, यहाँ से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस किसी में नहीं आएगा, सीधा यहाँ जाकर के रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि नॉन साइक्लिक इसे हम बात करेंगे, नॉन साइक्लिक ये रिएक्शन जो होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें यहाँ पर एटीपी NADPH दोनों बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि
विच इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसका स्थल कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रोमा, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। बात लाइट रिएक्शन की हो रही है, तो लाइट रिएक्शन यानी कि वाटर का ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की इनर साइड। तो यहाँ पर आंसर जो है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन आएगा। एक क्वेश्चन और, जैसे लाइट रिएक्शन डज नॉट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस नहीं करता है? NADPH बिल्कुल करता है, ATP बिल्कुल करता है, यहाँ ग्लूकोज एंड यहाँ पर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी प्रोड्यूस करता है लाइट रिएक्शन में। वाटर टूटता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों निकलते हैं, तो ग्लूकोज जो है वो लाइट रिएक्शन में नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ग्लूकोज होगा। ठीक है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट है कि विच ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल यूजुअली एक्ट्स एज ए रिएक्शन सेंटर। कौन सा मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर के रूप में काम करता है? तो हमने पहले अपने बात की थी कि रिएक्शन सेंटर P700 और P680 दो हम की बात कर रहे थे, और इन्हीं रिएक्शन सेंटर के में इनके जो रिएक्शन सेंटर बनते हैं ये 2 से 6 जो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल जो है वो मिलकर के बनाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो है क्लोरोफिल ए आएगा। ठीक है, बाकी नहीं आएगा। दूसरे ऑप्शन भी आप देख लीजिए, बोथ ए और बी, कैरोटीनॉइड बी, ये नहीं, पहला राइट ऑप्शन। ऐसे ही अगला क्वेश्चन यदि देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ फोटो सिस्टम। लोकेशन की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन थाइलेकोइड्स। फर्स्ट और सेकंड क्या इसका पूरे थाइलेकोइड के अंदर समांतर रूप से ये वितरित होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि फर्स्ट इन अप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड, जो दबा हुआ रीजन होता है ग्रेना थाइलेकोइड का, फर्स्ट उसमें होता है। और सेकंड जो कह रहा है कि नॉन अप्रेस्ड रीजन में, जहां पर दबा हुआ नहीं होता, ओपन होता है। अब ये नॉन अप्रेस्ड और अप्रेस्ड रीजन क्या होता है ये भी हमें समझना होगा। थर्ड ऑप्शन है फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड इज सेकंड इन नॉन अप्रेस्ड रीजन, यानी कि दोनों ही जो है वो ओपन एरिया में होते हैं, दबे हुए क्षेत्र में नहीं होते। तीसरा कह रहा है कि फर्स्ट जो है नॉन अप्रेस्ड में हो और सेकंड जो है वो अप्रेस्ड रीजन में हो। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड रीजन थाइलेकोइड का ये होता क्या है। जब हम थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें ग्रेनम की बात करते हैं, एक ग्रेनम, मोर देन वन ग्रेनम, या तो ग्रेनम होती है तो ग्रेना कहते हैं हम। एक ग्रेनम बनती है थाइलेकोइड से, एक कई सारी थाइलेकोइड मिलकर बनाती है। तो यहाँ यदि हम बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि एक तो थाइलेकोइड ये है, इसको देखिए, थाइलेकोइड की सिंगल मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन एक थाइलेकोइड। दूसरी थाइलेकोइड ये है जो इंटर दो थाइलेकोइड दो ग्रेनम को जोड़ती है। तो एक बड़ी सी थाइलेकोइड यहाँ से, ये देखिए आप यहाँ से देखिए, ये थाइलेकोइड दूसरी, ये दूसरी थाइलेकोइड, ये उसकी मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, मैं इसको वापस इरेज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी। और अब इस पे यदि आप देखोगे तो दो प्रकार के एरिया नजर आ रहे हैं। वो एरिया कौन से हैं? थाइलेकोइड की जो एक दूसरी सरफेस है, एक दूसरे पे दबी हुई है, एक एक के नीचे। जिस सिक्के रखेंगे एक के ऊपर एक, तो यहाँ पे तो ये दोनों जो है दब गया, तो ये सरफेस और इसकी ये सरफेस दोनों आपस में एक दूसरे में दब गई। तो ये सरफेस जो है इसको कहते हैं दबी हुई। और ऊपर की सरफेस जो ओपन है, जहाँ लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, ये नॉन अप्रेस्ड रीजन कहलाएगा, और दबा हुआ जो है अप्रेस्ड रीजन कहलाएगा। तो यहाँ भी थाइलेकोइड देखेंगे तो ये एरिया जो है, ये दोनों एरिया जो है आपस में दबे हुए हैं। तो इसको क्या करें? अप्रेस्ड मेम्ब्रेन, अप्रेस्ड मेम्ब्रेन, दबी हुई जो झिल्ली होती है। और यहां से देखेंगे तो आप ये एरिया पूरा ओपन है, आप देखिए यहाँ से सारा ओपन एरिया है जहां लाइट डायरेक्ट पड़ रही है। और ये भी एरिया अप्रेस्ड रीजन है, यहाँ से ये ओपन है। खुला एरिया है जहां लाइट डायरेक्ट आ रही है, वो नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। अब अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड रीजन में कौन कौन से फोटो सिस्टम जो है वो इसमें उपस्थित होते हैं, ये आप इसमें डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ ऊपर, जो ऊपर का यहाँ ओपन एरिया है, जो नॉन अप्रेस्ड रीजन है,
यहाँ पे आप देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट भी है, और जहां फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसके जस्ट राइट साइड में आपको एटीपी सिंथेज एंजाइम मिलेगा। आप कहीं भी देख लीजिए, फर्स्ट है उसके साथ में ये सिस्टम, ये फर्स्ट है उसके साथ में एटीपी एटीपी सिंथेटेज जो एटीपी का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आपने नोटिस कर लिया कि जहां ओपन एरिया है, जहां लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, वहां पर फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है, और जहां पर दबा हुआ एरिया होता है वहां पर फोटो सिस्टम सेकंड होता है ना। तो ओपन एरिया जो होता है वहां फर्स्ट सेकंड आपको यहाँ पे फर्स्ट मिलेगा, और दबे हुए में फोटो सिस्टम सेकंड मिलेगा। तो यहाँ आंसर हमारा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली, पहला तो गलत हो गया ऑप्शन, समान रूप से वितरित है ही नहीं। फर्स्ट जो है वो अप्रेस्ड में नहीं है, फर्स्ट जो है नॉन अप्रेस्ड में है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर दोनों दोनों नहीं है नॉन अप्रेस्ड में, ये राइट है इसका चौथा ऑप्शन, कि फर्स्ट जो है नॉन अप्रेस्ड में है और सेकंड जो है वो इसके अप्रेस्ड रीजन में है, दबे हुए क्षेत्र में। तो ये जो है अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि F1 पार्टिकल ऑफ एटीपी सिंथेटेज, ठीक है, सिंथेज भी कहते हैं सिंथेटेज एंजाइम भी, इज ओरिएंटेड टुवर्ड, F1 पार्टिकल जो है वो किस तरफ रहता है यदि हम इसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रोमा की तरफ, ल्यूमन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, या स्ट्रोमा लेमिली की तरफ। डायग्राम देखिए आप, इस डायग्राम में जब हम एटीपी सिंथेज की बात कर रहे हैं तो इसका ये जो मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ पोर्शन जो होता है ये कहलाता है CF0, कपलिंग फैक्टर 0, और ये जो बाहर का पोर्शन जो निकला हुआ है ये कहलाता है CF1, ठीक है, कपलिंग फैक्टर 1 है ना, CF0 CF1। तो ये जो CF1 पार्टिकल जिसे हम कह रहे हैं, ये पोर्शन जो एटीपी का सिंथेसिस करता है बाहर की तरफ, ये कहाँ निकला हुआ है, ये मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, यानी कि ये एरिया कौन सा है, स्ट्रोमा का एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, नॉट ल्यूमन, स्ट्रोमा। तो ये जो है आज का चैप्टर जिसमें हमने लाइट रिएक्शन के बारे में